नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और ये पॉडकास्ट है किताब घर। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी, कविता कहानी, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनजानी। इसी सिलसिले में हमारी आज की किताब जो है बड़ी विशेष है। इसका नाम है धरा के अंक में और लेखिका हैं श्वेता उपाध्याय। जनसभा प्रकाशन की किताब है, बहुत नई किताब है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में शुरुआती कॉपीज़ में से एक आई। हमारी जो वरिष्ठ लेखिका हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, वो एक वर्कशॉप करती हैं कथा कहन जयपुर में, और उन्हीं के साथ जुड़ी हुई लेखिका श्वेता उपाध्याय जो स्वयं एक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं और उससे बढ़कर पर्यावरण प्रेमी हैं। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसमें उनके अपने अनुभव हैं पर्यावरणविद के रूप में, और उन्हीं अनुभवों को जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उन्हीं सारी बातों को एक बड़ी सुंदर सी कहानी में पिरोया है। तो ऐसा नहीं कि ये किताब आपको ज्ञान देती है कि हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या करना होता है, समस्याएं क्या हैं, वो ज्ञान तो बहुत है, किंतु उसी ज्ञान को एक कहानी के रूप में पिरोया गया है। तो इसमें साथ साथ एक छोटी सी प्रेम कहानी भी चलती है, गांव शहर की बातें होती हैं, और जो इसकी मुख्य पात्र हैं मुक्ता शर्मा, ये उनकी यात्रा है। और मुक्ता शर्मा स्वयं एक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और उन्हीं की इस यात्रा में बहुत सारी ये बातें सामने आ जाती हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं, कि क्या असली समस्याएं हैं, क्या असली समाधान है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं। इसमें आदिवासी समूहों की बात होती है, इसमें शहरी तंत्र किस तरह से काम करता है उसकी बात होती है। तो बड़े रोचक तरीके से, बड़ी सुंदर, सहज, सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। बहुत बड़ी नहीं है, आसानी से एक हफ्ते में पढ़ी जा सकती है। और क्योंकि मैं खुद ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ जहाँ सस्टेनेबिलिटी की बात हर दिन होती है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं रिलेट कर पाता हूँ, जोड़ पाता हूँ, और उन्हीं बातों को श्वेता उपाध्याय ने यथार्थ और कल्पना के ताने बाने में बड़ा सुंदर तरीके से बुना है, और वहीं से इस पुस्तक का जन्म होता है। तो यदि इसकी यात्रा की बात करें तो मुक्ता शर्मा और विराग एक कपल हैं, मुंबई में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं। मुक्ता शर्मा, जैसा हमने कहा, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और उसी तरह का उनका कॉरपोरेट सेक्टर में काम है। विराग एक कैफ़े चलाते हैं और मुक्ता को कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह से काम जो है, जो कॉरपोरेट लेवल पे होता है, वो एक तरह की ग्रीन वॉशिंग है, कागज़ों पर ही काम रह जाता है। इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे लाया जाए, इसको धरातल पर कैसे लाया जाए, तो बड़ी परेशान रहती हैं। और इसी परेशानी में वो यात्रा पर निकल पड़ती हैं। शुरुआती अनुभव जयपुर का है, कनौता कैंप, जहाँ पर शायद इसकी परिकल्पना ने जन्म लिया था इस किताब की और कहानी की। तो कनौता कैंप का बड़ा सुंदर सा वर्णन है, और जो लोग मनीषा कुलश्रेष्ठ को फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स आती रहती हैं। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं श्वेता उपाध्याय कि पर्यावरणविद या पर्यावरण विशेषज्ञ होना एक बात है, किंतु उससे भी बढ़कर है पर्यावरण प्रेमी होना। और इस बात का जिक्र हमने इसलिए किया कि जो मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ लेखिका, वे स्वयं एक पर्यावरण प्रेमी हैं, इस बारे में काफ़ी लिखती हैं, और केवल लिखती नहीं, काम भी करती हैं। और श्वेता उपाध्याय वहीं से इस डोर को उठाती हैं, बिल्कुल उसी तरह की कामों की बातें, और उन्हीं सब बातों को कहानी में पिरोती हुई चलती हैं। तो ये जो मुख्य पात्र है मुक्ता, ये जाती हैं अपने घर, उनका घर है मंडला में जो जबलपुर के पास है, और बाकी की कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं कान्हा उद्यान है, और घर पहुंचकर भी जो मुक्ता शर्मा की बेचैनी है कि मुझे कुछ करना है, मुझे धरातल पर उतरकर कुछ करना है, मुझे ज़मीन से जुड़ना है, तो उनके मन में एक ऊहापोह बनी रहती है। वो कॉरपोरेट सेक्टर छोड़ना चाहती हैं, किंतु ये काम आसान नहीं है, क्योंकि हर महीने जो सैलरी आती है उसका जो सहारा होता है, आजकल के लोगों की इतनी ईएमआईज होती हैं, इतने सारे खर्चे होते हैं, तो इन सब को चलाने के लिए एक बंधी हुई जो आमदनी होती है उसको छोड़ना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो इस उहापोह को भी इस किताब में दर्शाया गया है। और परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है जब मुक्ता शर्मा ये बात बताती हैं कि मुझे छोड़ना है, मुझे कुछ और करना है। तो इस तरह से पहुंच जाती हैं कान्हा उद्यान में, और वहाँ रुकती हैं एक होम स्टे में जो एक आदिवासी महिला चलाती हैं। उनका नाम है धरा, और ये धरा बड़ा सुंदर नाम है, और इस नाम का चयन बड़ा सुंदर है।
क्योंकि ये जो विषय है धरती से जुड़ा विषय है। तो धरा और उसका पति छगन वो ये होम स्टे चलाते हैं, और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, एकदम सिंपल साधारण। तो जो लोग गाँव में जाकर, पहाड़ों में जाकर किसी छोटे इस तरह के होम स्टे में रह चुके हैं, बिल्कुल वहीं की तरह से रहना, वहीं का खाना खाना, वो इस बात से स्वयं को अवश्य जोड़ पाएंगे। तो धरा होम स्टे में रहते हुए ये कहानी आगे बढ़ती है। वहाँ के जो मुक्ता शर्मा के अनुभव हैं, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है, बातचीत करना है, और क्या क्या नया पता लगता है कि वहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं, चाहे बिच्छू हो, शेर हो, किसी को मारा नहीं जाता, क्योंकि ये सब जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, ये सब उसका हिस्सा है और इनका बड़ा सम्मान होता है। तो संयोग की बात यह है कि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, उसी समय पर एक दूसरी इंग्लिश की किताब उठाई जिसका नाम है द इजी लाइफ इन कामुसारी, जो एक जैपनीज ऑथर की लिखी किताब है। और उसमें भी कुछ इसी तरह का अनुभव है कि एक शहरी लड़का जब फॉरेस्ट्री का काम करने पहाड़ों पर भेज दिया जाता है एक छोटे से गांव में, तो वहाँ उसके अनुभव किस तरह के होते हैं, वहाँ लोग प्रकृति से किस तरह से जुड़े हुए हैं कि कभी किसी पेड़ को काटना है तो पहले वो पेड़ से माफ़ी मांगेंगे, पेड़ का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद उस पेड़ को काटेंगे, और अनावश्यक कुछ नहीं काटेंगे, केवल जितनी आवश्यकता है उतना, और उसके बदले नए पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसी तरह का ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये अगर मेंटेन रखना है तो इस तरह से काम करते जाना पड़ेगा। तो ये सब अनुभव मुक्ता शर्मा को वहाँ पर होते हैं, जो मुख्य इसकी पात्र हैं। और साथ साथ उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो अपने पति के साथ रिश्ता है, जो परिवार के साथ है, वो भी बीच बीच में आता रहता है कि ये सब करना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ त्याग, कुछ बलिदान, और बीच बीच में कुछ तनाव, और उन तनावों के समाधान कहाँ से मिलते हैं। तो जहाँ मुक्ता शर्मा आदिवासी महिलाओं से, आदिवासी समाज से काफ़ी कुछ सीखती हैं, वहाँ बदले में उन्हें कुछ सिखाती भी हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं और उनके काम का उनको मूल्य जो है वो बड़ा छोटा सा मिलता है। आर्थिक स्थिति तो अच्छी है नहीं किसी की, तो उसको किस तरह से सॉलिडिफाई किया जाए, उसको किस तरह से विकसित किया जाए बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए। तो शुरू में बात होती है कि एक इको रिसोर्ट बनाया जाए, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फैसला होता है कि नहीं, इको रिसोर्ट जितने भी होते हैं आखिर में वो क्या करते हैं, आखिर में वो पर्यावरण का नुकसान ही ज़्यादा करते हैं। तो क्यों ना कुछ नया बनाने के स्थान पर यहाँ के लोग जो करते हैं उसी को और अच्छे तरीके से किया जाए, उसी को और थोड़ा सा विकसित रूप दिया जाए, और बिल्कुल उनके परंपरागत तरीके से उसको चलाया जाए। तो इस तरह के समाधान खोजती है ये किताब। और जैसा मैंने कहा, बड़ी सहज सरल प्रवाह में बहने वाली कहानी है, कहीं रुकती नहीं, कहीं बोर नहीं करती। भाषा बड़ी सुंदर है। अगर भाषा के मैं कुछ उदाहरण लूँ सुंदर भाषा के, तो देखिए एक स्थान पर कहती हैं, सूरज की किरणें अब आंगन के दायरे में लुका छिपी खेल रही थी, गिलहरियों की उछल कूद मुक्ता का ध्यान भटका रही थी, तुलसी चौरे के आसपास रखी मूंगफली के दाने गिलहरी चाव से खा रही थी, अमरूद के पेड़ पर बैठा तोता एक पके अमरूद की लालिमा दिखा रहा था, काली चींटियां शक्कर के दाने को ढो दरवाजे की ओट में बने एक छिद्र की तरफ ले जा रही थी। और एक देखिए, शाम गहराने लगी थी, सूर्य कहीं दूर किसी पहाड़ी की गोद में विश्राम करने को आतुर था। 2 मुट्ठी धूप अब भी पहाड़ी के आसपास पसरी थी। पहाड़ियाँ शांत थी, उनके शीर्ष का आसमान ज़्यादा खूबसूरत था। पेड़ों की सघनता इतनी थी कि दूर से पहाड़ी का बस शिखर नजर आता। और जैसा हमने कहा कि इसमें प्रेम प्रसंग भी साथ साथ चलता है, तो जब मुक्ता अतीत में झांकती हैं उनको याद आती है एक बात, किस तरह से विराग से मुलाकात हुई थी। ये विराग की दास्तान है। विराग मन में सोचता है, इसी कैफे में उसे मिली मुक्ता, तितली सी मुक्त, मलय पवन सा मन लिए, अपनी खिलखिलाहट से चटक रंग बिखेरती, धर्म पर गहरी आस्था रखती, नदियों, चिड़ियों, गिलहरियों और धूप, पूरे चांद और तारों से प्रेम करने वाली चिड़िया। और यहाँ मुक्ता शर्मा का जो प्रेम का नाम है, जो घर का नाम है, विराग उनको चिड़िया के नाम से पुकारते हैं, वो भी बड़ा सुंदर सा है। और एक स्थान पर कहती हैं, उतरती संझा और शुरू होती रात के पास आज बदकही के लिए नए किस्से थे। और देखिए जब वो अपने घर की बात कहती हैं तो कितने सुंदर तरीके से कहती हैं, घर जिसकी छत से लटकती बेल मुख्य द्वार का बंधनवार है, घर जहाँ छज्जों पर पंछियों के लिए दाना पानी रखा जाता है, घर जिसका पीछे वाला दरवाज़ा सीधा नदी के घाट पहुँचाता है,
घर जिसकी बाड़ पर लगे हर सिंगार के पुष्प चैत्र माह के आगमन पर हर आगंतुक का स्वागत करते हैं। यहाँ महिष्मती नगरी में जो मंडला है, वहाँ सुबह की रश्मियों का माँ नर्मदा की तरंगों संग अटखेलियाँ करना किसी भोर का सबसे मनोहर दृश्य होता है। ये वो समय होता है जब रात अपने स्वप्न अवशेष छोड़ चुकी होती है और अरुण प्रभा नर्मदा का स्पर्श करने को आतुर रहती है। सूर्योदय के पूर्व क्षितिज का रक्तिम ललाट मन को अशेष संतोष और ऊर्जा से समृद्ध करता है। दिन का आरंभ जब पंच तत्वों को देखते और महसूसते हो तो दिन के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। और भाषाई सुंदरता के साथ कई स्थानों पर कितनी गहरी सी बातें कह जाती हैं। नमक की बात होती है, नून भी कमाल की चीज है। आंखों में उतर आए तो अश्रु, बूंद बन माथे पर ठहरा हो तो पसीना, और जीवा पर रखा तो स्वाद। और ये एक बड़ी सुंदर बात है जब माँ और बेटी की बात होती है। माँ का नाम है सुहासिनी जी, तो यहाँ लेखिका कहती हैं, सागर की मूल निवासी सुहासिनी जी जब बुंदेलखंडी में सुनाना शुरू करने लगे तो समझ लो बात दिल से निकल रही है। माँ की झिड़कियों में भी परवाह की ध्वनि होती है। वो कानों को खटकती जरूर है पर दिल और दिमाग को तसल्ली देती है। और ये देखिए, रात का प्रकाश उसे वो सब दिखा रहा है जो इस वक्त देखा जाना चाहिए। जब चांद पूरा हो और मन के पास कहने को सुनने को बहुत कुछ हो तो बिस्तर पर पड़े रहना विचारों के साथ नाइंसाफी करना है। किसी नई जगह पर आकर यदि सहजता का अनुभव होने लगे तो समझो आने वाले को एक अस्थायी घर मिल गया। और इसमें कुछ एक छोटी छोटी सी बातें हैं, वन लाइनर जैसे, जो बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे अखबार इश्तेहार हो चुके हैं वैसे ही पहाड़ मलबों का ढेर हो चुके हैं। और एक स्थान पर लिखा है, जाने किस काठ युग से कठपुतली युग में चले आए हम। और जब पर्यावरण की बात होती है तो जैसा हमने शुरू में कहा, योजनाएं तो बड़ी बनती हैं लेकिन बहुत कुछ कागजों तक ही रह जाता है। जैसे हम सुनते हैं नदियों का सौंदर्यीकरण, झील का सौंदर्यीकरण, तो उसके बारे में भी लिखा है, झील के सौंदर्यीकरण की योजनाएं बिल्कुल किसी प्रौढ़ा को दुल्हन बनाने जैसी हैं। प्रौढ़ा मतलब एक बुजुर्ग औरत। जब उम्र थी, लावण्य था, ख्वाब थे, हसरत भरी निगाहों से देखने वाली आंखें थी, तब अमीर अधेड़ उम्र के आदमी से ब्याह दी गई। और अब जब यौवन ललक अपनी ढलान पर है तो ऊपरी लीपा पोती करके सेज पर बिठाने की चेष्टा की जा रही है। तो कितना सुंदर तरीके से इस बात को लिखा है। तो केवल पर्यावरण की ही नहीं, जो सामाजिक ताना बाना है उसकी भी बात होती है कि आदिवासी जीवन में कितनी उन्मुक्तता है। ये जो परंपरा, संस्कार और सामाजिक जो बंधन हैं जो शहरी समाज में होते हैं, तो जो आदिवासी समाज है जो ज़मीन से जुड़ा है, जंगलों से जुड़ा है, वो कितने उन्मुक्त होते हैं, उसके बारे में भी ये किताब बात करती है। और वो हम देखते हैं आज भी भारत में ही यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो कई सारे अंतर वो दिखने लग जाते हैं। और इसको एक स्थान पर बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। यहाँ पर धरा कहती है कि दीदी मैं ही तो सब परंपरा तोड़े हूँ परिवार में। और मुक्ता सोचती है, परंपरा तोड़ने पर धरा की आंखें अभिमान से मुस्कुरा रही थी। परंपराओं को तोड़ने का ऐसा गर्व, जब परंपराओं का टूटना स्वतंत्रता के किवाड़ खोलने जैसा लगे तो स्त्री ये साहस बटोर ही लेती है। और इसी तरह से एक और स्थान पर ये समस्या उठाती हैं, आप ही सोचिए कि ये राष्ट्रीय उद्यान क्या बिना स्थापन के बना होगा? ये राष्ट्रीय उद्यान भी आदिवासियों को बेघर करके बनाया है। और अब राष्ट्रीय उत्सवों पर हमें सम्मान दे देते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और बीच के कार्यक्रमों में हम लोगों को अपनी वेशभूषा में सजकर जाने और कार्यक्रम करने पर कुछ पैसे मिल जाते हैं। पर ऐसे मौके साल में 4 बार से ज़्यादा कहाँ आते हैं। इसके बाद हम लोगों पर पेंटिंग बनती है, फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, किंतु हमें तो कुछ नहीं मिलता। और जब मुक्ता आदिवासी वातावरण में, जंगलों में अच्छी तरह से रम जाती हैं, रच जाती हैं, बस जाती हैं, तो उसको किस तरह से वर्णित किया है। मुक्ता अब उल्लास, संगीत और आनंद की ध्वनि और स्वर पहचानने लगी थी। यकीनन अरण्य की जलवायु और यहाँ की उन्मुक्तता ने उसके चिड़िया होने के एहसास को असीमित आकाश दे दिया था। और एक बात जो बड़े सुंदर तरीके से लिखी गई है
दंडकारण्य हो या अबूझ माड़ की पहाड़ियां, सूरज तो सबके एक ही हैं। मुंगेर पर्वत के हृदय से फूटती इंद्रावती नदी कब गोदावरी से मिल अपना नाम बदल लेती है, ये हमें पता है, तुम्हें पता है, किंतु नदी को नहीं। और नदी इसकी परवाह कहाँ करती है? कांगेर घाटी में फैले सागौन और बांस के पेड़, वनस्पतियों और प्राणियों को ये नहीं मालूम कि वो किसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा बन चुके हैं। इसी जंगल को अपनी मधुर आवाज से संगीतमय बनाती मैना को ये कहाँ मालूम कि उसके स्वर एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में गूंज रहे हैं। तीरथगढ़ का झरना किसी के आगमन और निर्गम के लिए नहीं बहता, ये प्रकृति है चिड़िया, समानुभाव सिर्फ इसी के पास है। तो इस तरह की कई रोचक और सुंदर बातें इस किताब में हैं। जैसा मैंने कहा कि पर्यावरण के बारे में तो बात करती है, बहुत सारी बातें बताती है जो बहुत लोगों को नहीं मालूम या बहुत लोग उसके बारे में विचार नहीं कर पाते। जैसे कई बार होता है हम किसी सुंदर जगह पर जाते हैं और अचानक से दिल करता है काश हम भी यहाँ रह रहे होते, किंतु हम ये नहीं पहचानते कि वो स्थान वहाँ के लोगों का है, उनका पहले है, और उनकी जो परंपराएं हैं, जिस तरह से वो उसको संभालते आए हैं, जो आपसी रिश्ता है पर्यावरण के साथ लोगों का, उसका सम्मान कितना आवश्यक है। और विराम लेने से पहले जहाँ से ये किताब शुरू होती है तो वहाँ महाकवि स्वर्गीय भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, बड़ी सुंदर। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। तो यहाँ विराम लेते हैं और इस किताब को अवश्य पढ़ा जाए। श्वेता उपाध्याय को बधाई इतनी सुंदर किताब लिखने के लिए, और हमारे मित्र पुनीत का धन्यवाद जिन्होंने इस किताब से अवगत करवाया। और हाँ, इस किताब का कवर इतना सुंदर है कि कवर देखकर ही पढ़ने की इच्छा हो जाए। तो जो कवर डिज़ाइनर हैं कनुप्रिया कुलश्रेष्ठ, बड़ा सुंदर काम किया है। और साथ में जनसभा प्रकाशन को भी बधाई इतनी सुंदर किताब प्रकाशित करने के लिए। इसी तरह से आगे और अच्छी किताबें लाते जाएं। और यदि ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप किसी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। तो मिलते हैं अगले अंक में एक और किताब के साथ, और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पर्यावरण के साथ जुड़े रहें।